हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सेट परीक्षा 2026 का मॉडल पेपर 1। इसमें हम देखेंगे यूनिट 1 शिक्षण अभिरुचि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। टॉपिक 1 है शिक्षण की अवधारणा, उद्देश्य, स्तर, विशेषताएं एवं मूल अपेक्षाएं। इन सारे टॉपिक से क्या करेंगे हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है शिक्षण की आधुनिक अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। क्या बोल रहे हैं? शिक्षण की आधुनिक अवधारणा मतलब अभी जो वर्तमान में शिक्षण की क्या अवधारणा है बोल रहे हैं, उसको इन 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। कथन देखते हैं। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को अधिकतम सूचना प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करना, अधिगम को सुगम बनाने वाली उद्देश्यपूर्ण एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। डी में दिया हुआ है विद्यार्थियों को केवल परीक्षा लिखने के लिए तैयार करना। तो शिक्षण की आधुनिक अवधारणा को सबसे अच्छे रूप में कौन व्यक्त कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को सुगम बनाने वाली उद्देश्यपूर्ण एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। ये क्या है? राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में शिक्षण केवल सूचना देने की प्रक्रिया नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण, योजनाबद्ध और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में अपेक्षित विकास करना है। अभी जो वर्तमान में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसका दृष्टिकोण क्या है? सिर्फ शिक्षा देना या फिर सिखाना मतलब कि पढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं है। क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य है कि बच्चा कुछ सीखे, योजनाबद्ध, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जिसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को ज्ञान मिले, कौशल बढ़े, वो उसकी दृष्टिकोण चेंज हो, अच्छा हो और व्यवहार में अपेक्षित विकास करना, ये सब उद्देश्य है, आधुनिक दृष्टिकोण है शिक्षण के लिए। अब देखते हैं एग्जाम ट्रैप। पाठ्यक्रम पूरा करना और परीक्षा की तैयारी शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा करना भी जरूरी है और परीक्षा की तैयारी करवाना भी जरूरी है। ये क्या है? शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है लेकिन शिक्षण की संपूर्ण अवधारणा नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को याद रख के ही आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षण के संदर्भ में अंतःक्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? शिक्षण के संदर्भ में अंतःक्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ पूछा है। शिक्षक का लगातार बोलते रहना, विद्यार्थी का केवल सुनते रहना, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सार्थक प्रश्न प्रतिक्रिया एवं विचार विनिमय, केवल लिखित परीक्षा लेना। तो सबसे अच्छा अंतःक्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? शिक्षक का लगातार बोलते रहना नहीं, विद्यार्थी केवल सुनते रहेगा ये भी नहीं, और केवल लिखित परीक्षा लेना ये भी नहीं। क्या हो जाएगा? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच परस्पर सार्थक प्रश्न। शिक्षक कुछ प्रश्न करेगा, विद्यार्थी जवाब देंगे, या फिर विद्यार्थी कुछ पूछेगा पाठ्यक्रम से तो शिक्षक जवाब देंगे ये, और प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ भी पढ़ाई होते रहेगा उसका, और विचार विनिमय करेंगे। ये सबसे अंतःक्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अंतःक्रिया मतलब क्या होगा? सार्थक प्रश्न, प्रतिक्रिया एवं विचार विनिमय। व्याख्या है अंतःक्रिया का अर्थ केवल बातचीत नहीं बल्कि प्रश्न उत्तर, प्रतिक्रिया, चर्चा और विचार विनिमय के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता है। एग्जाम ट्रैप क्या है? केवल शिक्षक का बोलना अंतःक्रियात्मक शिक्षण नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने से पहले यह निर्धारित करता है कि पाठ समाप्त होने के बाद विद्यार्थी क्या जानेंगे, क्या समझेंगे और क्या करने में सक्षम होंगे। यह शिक्षण की किस विशेषता को दर्शाता है? क्या बोल रहा है? एक शिक्षक क्या करेगा? पाठ को पढ़ाने से पहले, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने से पहले क्या कर रहे हैं?
निर्धारित कर रहा है कि पाठ कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थी उससे क्या जानेंगे, क्या समझेंगे उसके बारे में और क्या करने में सक्षम हो जाएंगे उस पाठ को पढ़ने के बाद। यह शिक्षण की किस विशेषता को दर्शाता है बोल रहा है। क्या क्या है? आकस्मिकता, उद्देश्यपूर्ण, अनौपचारिकता या फिर निष्क्रियता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्यपूर्ण। शिक्षक क्या करता है जब कोई पाठ को पढ़ाता है तो किस लिए पढ़ाता है? किसी उद्देश्य से पढ़ाता है कि बच्चे उससे कुछ जानेंगे, सीखेंगे और उसको उद्देश्य होता है कि उसको पढ़ के कुछ सीखे। तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य पूर्णता। जब शिक्षण से पहले अपेक्षित अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए जाते हैं तो यह शिक्षण के उद्देश्यपूर्ण एवं नियोजित स्वरूप को दर्शाता है। उद्देश्यपूर्ण एवं नियोजित स्वरूप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्मरण स्तर की प्रमुख विशेषता है? शिक्षण के स्मरण स्तर की प्रमुख विशेषता बोला है। नई समस्या का स्वतंत्र समाधान, तथ्यों एवं सूचनाओं का पुनः स्मरण, विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन, जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तथ्यों एवं सूचनाओं का पुनः स्मरण। क्या बोला है यहाँ पे? स्मरण स्तर की प्रमुख विशेषता। तो क्या हो जाएगा? तथ्यों एवं सूचनाओं का पुनः स्मरण। कई सारे क्वेश्चन में ही आंसर का पता चलता है, जैसे स्मरण स्तर और यहाँ पे पुनः स्मरण। नई समस्याओं का स्वतंत्र समाधान, ये अलग मैटर है। विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन, ये भी अलग है मूल्यांकन। जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये भी अलग है। तो स्मरण स्तर की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? तथ्यों एवं सूचनाओं का पुनः स्मरण। स्मरण स्तर पर विद्यार्थी मुख्यतः तथ्यों, परिभाषाओं, नियमों, सूत्रों और सूचनाओं को याद करके पुनः प्रस्तुत करता है। क्या करता है स्मरण स्तर में? विद्यार्थी मुख्यतः तथ्यों, परिभाषाओं, अगर विकल्प में तथ्यों या फिर पुनः स्मरण की जगह और ये सब भी होंगे, नियमों, सूत्रों और सूचनाओं को याद करता है बोल के, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए व्याख्या देखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो जो 4 है वही आए, और उसके साथ में भी कुछ आ सकता है, इसलिए व्याख्या भी देखना बहुत ज़रूरी है। याद रखने की ट्रिक क्या है? स्मरण मतलब क्या होता है? याद करना। ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्यार्थी किसी परिभाषा को शब्दतः दोहरा सकता है, लेकिन जब उससे उसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहा जाता है तो वह असमर्थ रहता है। यह मुख्यतः किस स्तर के अधिगम को दर्शाता है? एक विद्यार्थी क्या करता है? परिभाषा को याद कर लिया है, उसको दोहरा सकता है, एक बार पूछेंगे, दोबारा पूछेंगे, फिर उसी को बोल सकता है। लेकिन जब उससे उसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए, मतलब जो परिभाषा याद की है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो वह असमर्थ रहता है, मतलब नहीं कर पाता है एक्सप्लेन। तो यह मुख्यतः किस स्तर के अधिगम को दर्शाता है बोल रहे हैं? स्मरण, बोध, चिंतनशील, अनुप्रयोगात्मक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, स्मरण। यह मुख्यतः किस स्तर के अधिगम को दर्शाता है बोल रहे हैं? तो स्मरण, क्योंकि वो परिभाषा को याद किया है और दोहरा रहा है, मतलब उसकी स्मरण है। विद्यार्थी ने परिभाषा को याद किया है लेकिन उसका अर्थ समझाना मतलब कि प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए यह स्मरण स्तर है। एग्जाम ट्रैप क्या है? जानकारी दोहराना और जानकारी को समझाना अलग अलग है। इस पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझता है और उसके उपयुक्त उदाहरण भी देता है। अब क्या कर रहे हैं? किसी अवधारणा को समझ भी रहा है और उसका उदाहरण भी दे रहा है, तो यह किस शिक्षण स्तर की उपलब्धि का बेहतर संकेत है? स्मरण स्तर, बोध स्तर, केवल अनुकरण स्तर, केवल पुनरावृत्ति स्तर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बोध स्तर, क्योंकि अब उस टाइम सिर्फ स्मरण था, उसको मतलब परिभाषा याद था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और अभी क्या कर रहा है? उदाहरण भी दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? बोध स्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है,
अपने शब्दों में अर्थ स्पष्ट करना और उदाहरण देना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु को समझा है, इसलिए यह बोध स्तर है। याद रखने योग्य बातें हैं। स्मरण का क्या होता है? याद। बोध का समझ और चिंतनशील का तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान। ये तीनों पॉइंट याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने यह समस्या रखता है। क्या समस्या रखता है? यदि किसी गांव में भूजल लगातार कम हो रहा है तो इसके संभावित कारणों की पहचान कीजिए और व्यावहारिक समाधान सुझाइए। यह गतिविधि मुख्यतः किस स्तर के शिक्षण से संबंधित है? एक शिक्षक क्या बोलता है? विद्यार्थियों के सामने समस्या रखता है। क्या समस्या रखता है? कि किसी गांव में भूजल लगातार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके संभावित कारणों की पहचान कीजिए और व्यावहारिक समाधान सुझाइए बोल रहे हैं। तो यह गतिविधि किस स्तर के शिक्षण से संबंधित होगी? स्मरण स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर केवल अनुकरण स्तर? अभी 3 पॉइंट देखे हैं, अगर वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर हम जान जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चिंतनशील स्तर। क्योंकि इसमें क्या क्या होगा? इसमें किसी गांव में भूजल कम हो रहा है, इसके संभावित कारणों को पहचान की जाएगी, फिर उसका समाधान किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? चिंतनशील स्तर। यहाँ विद्यार्थियों को समस्या के कारणों का विश्लेषण, संभावित विकल्पों पर विचार और समाधान निर्माण करना है। यह चिंतनशील शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। क्या है विशेषता? विश्लेषण, संभावित विकल्पों पर विचार और समाधान निर्माण करना। ये सब पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? चिंतनशील शिक्षण। एग्जाम ट्रैप है, समस्या समाधान दिखे तो केवल समझ वाला विकल्प ना चुने। क्या हो सकता है? सिर्फ समझ ही नहीं होगा, जहाँ पे समस्या समाधान बोलेगा वहाँ पे और भी देखना है, विश्लेषण और भी विचार विमर्श हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? चिंतनशील शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 8 है, कथन ए है, चिंतनशील स्तर का शिक्षण स्मरण स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर का माना जाता है। चिंतनशील स्तर का शिक्षण, चिंतनशील स्तर का शिक्षण किससे? स्मरण स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर का माना जाता है। सही है, चिंतनशील ज़्यादा हाई लेवल का है क्योंकि उसमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। स्मरण में सिर्फ याद करना होता है और चिंतनशील में समस्या समाधान, विचार विश्लेषण सब। कारण, चिंतनशील स्तर पर विद्यार्थी समस्या का विश्लेषण करके तर्कपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करता है। सही है कारण भी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। स्मरण स्तर मुख्यतः पुनः स्मरण पर आधारित है, जबकि चिंतनशील स्तर में विश्लेषण, तर्क, अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान शामिल होते हैं, इसलिए आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण के स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम निम्न से उच्च की दिशा में सही है? शिक्षण के स्तरों का निम्न में से कौन सा क्रम निम्न से उच्च बोला है? निम्न से उच्च। निम्न चिंतनशील, तो ये तो चिंतनशील तो उच्च है। चिंतनशील, बोध, स्मरण, ये नहीं होगा। बोध, स्मरण और चिंतनशील, बोध भी स्मरण से उच्च है। सी में स्मरण, बोध, चिंतनशील, ये सही है। स्मरण, चिंतनशील, बोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्न से उच्च, सबसे पहले स्मरण, इसमें सिर्फ याद करना होता है, फिर बोध है, फिर चिंतनशील। ये क्या है? सही क्रम है निम्न से उच्च के लिए। व्याख्या में क्या बोला गया है? स्मरण, बोध, चिंतनशील। इसे सरल भाषा में कैसे याद रखना है? स्मरण मतलब याद, सबसे छोटा शब्द है। फिर बोध मतलब समझ, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे याद करने के लिए रख सकते हैं। विचार एवं समाधान, ये किसके लिए है? चिंतनशील के लिए। तो इस क्रम में भी और ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण चिंतनशील स्तर की सबसे उपयुक्त पहचान है?
कौन सा शिक्षण चिंतनशील स्तर के लिए सबसे उपयुक्त पहचान है बोल रहे हैं? तथ्यों को ज्यों का त्यों दोहराना, परिभाषा याद करना, समस्या का विश्लेषण करके वैकल्पिक समाधान खोजना, शिक्षक के उत्तर की नकल करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, समस्या का विश्लेषण करके वैकल्पिक समाधान खोजना। ये चिंतनशील स्तर का सबसे उपयुक्त पहचान है। चिंतनशील स्तर शिक्षार्थी समस्या की पहचान, विश्लेषण, तर्क, विकल्पों की तुलना और समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। अब तक तो याद ही हो गया होगा चिंतनशील स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक कहता है मैंने पाठ पढ़ा दिया इसलिए विद्यार्थियों ने सीख लिया होगा। इस कथन की सबसे बड़ी सीमा क्या है? अभी इसको सिर्फ सुनते सुनते ही सब याद कर लिए होंगे तीनों पॉइंट को। मैंने पढ़ा दिया है इसलिए विद्यार्थी ने सीख लिया है, इस कथन की सबसे बड़ी सीमा क्या होगी? शिक्षण को बहुत अधिक विद्यार्थी केंद्रित माना गया है, शिक्षण और अधिगम को एक ही मान लिया गया है, शिक्षक ने बहुत अधिक फीडबैक लिया है, या फिर शिक्षण को अत्यधिक लचीला बनाया गया है बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षण और अधिगम को एक ही मान लिया गया है, इसलिए मैंने पढ़ाया और विद्यार्थियों ने सीख लिया, इसकी ये सीमा है। व्याख्या देखते हैं। शिक्षण और अधिगम संबंधित है। शिक्षण और अधिगम क्या है? एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। शिक्षण किया जाना अधिगम की गारंटी नहीं है। मतलब पढ़ाया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जान ही गए हैं, सीख ही गए हैं। शिक्षार्थी ने वास्तव में क्या सीखा, इसकी जांच आवश्यक है। इसकी जांच करना क्या है? आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा? ज्ञान का विकास, कौशल का विकास, उचित दृष्टिकोण एवं मूल्यों का विकास, बिना समझे केवल सूचनाओं का संचय। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बिना समझे केवल सूचनाओं का संचय, ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य केवल सूचनाएं जमा करना नहीं, बल्कि ज्ञान को समझना, लागू करना, कौशल विकसित करना और उचित दृष्टिकोण का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को किसी अवधारणा पर 3 अलग अलग समाधान देता है। एक शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी की किसी अवधारणा पर 3 अलग अलग समाधान देते हैं और उनसे प्रत्येक समाधान के गुण दोष की तुलना करके सबसे उपयुक्त विकल्प चुनने को कहता है। यह मुख्यतः किस क्षमता का विकास करता है? यांत्रिक स्मरण, आलोचनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक चिंतन, या फिर केवल पुनरावृत्ति, केवल अनुकरण दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तुलना करके उसका मूल्यांकन करके उपयुक्त विकल्प चुनने को कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आलोचनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक चिंतन। व्याख्या है, विभिन्न विकल्पों की तुलना करके उचित विकल्प चुनना विश्लेषण, मूल्यांकन और आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण की प्रभावशीलता को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षण की प्रभावशीलता को समझने के लिए बोला है। शिक्षक ने कितने पृष्ठ पढ़ाए, शिक्षक ने कितने घंटे व्याख्यान दिए, विद्यार्थियों ने अपेक्षित अधिगम परिणाम कितनी सीमा तक प्राप्त किए, या फिर शिक्षक ने कितने नोट्स लिखवाए। तो इसका सबसे प्रभावशाली है विद्यार्थियों ने अपेक्षित अधिगम परिणाम कितनी सीमा तक प्राप्त किया। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना पढ़ाया, कितना घंटे पढ़ाया, कितना नोट्स बनाया, ये सब नहीं होगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों ने कितने अपेक्षित अधिगम परिणाम कितनी सीमा तक प्राप्त किए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि अपेक्षित लर्निंग आउटकम्स कितनी सीमा तक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए में बोला गया है, शिक्षण में शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकती है। सही है ये। कारण
सक्रिय सहभागिता विद्यार्थी को केवल सूचना प्राप्त करने के बजाय उसे समझने, प्रयोग करने और उस पर विचार करने का अवसर देती है। कारण भी एकदम सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सक्रिय सहभागिता विद्यार्थी को जानकारी ग्रहण करने से आगे बढ़कर समझने, लागू करने, विश्लेषण करने और विचार करने का अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी से एक ही उत्तर की अपेक्षा करता है और अलग अलग दृष्टिकोण को गलत मानता है, जबकि प्रश्न स्वभावतः खुला हुआ है। इस स्थिति में शिक्षण की कौन सी मूल अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है? स्वतंत्र चिंतन, स्मरण शक्ति, उपस्थिति या फिर पाठ्यक्रम पूर्णता? क्या है इसका राइट आंसर? स्वतंत्र चिंतन प्रभावित हो रही है, क्योंकि शिक्षक क्या बोल रहे हैं, सब विद्यार्थी एक ही उत्तर देंगे, तो इसमें स्वतंत्र चिंतन नहीं हो पाएगा। एक ही आंसर देंगे तो कुछ थोड़ा मोड़ा अलग रहेगा। ये इस जो शिक्षक की ये मेंटालिटी क्या कर रही है, स्वतंत्र चिंतन को प्रभावित कर रही है। ओपन एंडेड प्रश्न विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोच, तर्क और विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। हर स्थिति में केवल एक उत्तर स्वीकार करना स्वतंत्र चिंतन को सीमित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की लचीली प्रकृति को दर्शाता है? शिक्षक हर कक्षा में बिल्कुल एक ही रणनीति अपनाता है। शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के अनुसार उदाहरण और पद्धति में परिवर्तन करता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक से बाहर किसी बात पर चर्चा नहीं करता। शिक्षक किसी भी फीडबैक को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन शिक्षण की लचीली प्रकृति को दर्शाता है? तो लचीली प्रकृति को कौन सा दर्शा रहा है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के अनुसार उदाहरण और पद्धति में परिवर्तन करता है। ये क्या है? राइट आंसर है। शिक्षार्थियों की आवश्यकता और फीडबैक के आधार पर शिक्षण रणनीति बदलना क्या है? लचीले एवं अनुकूलनीय शिक्षण की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षक कठिन विषय को केवल परिभाषाओं के माध्यम से समझता है। किसके माध्यम से समझता है? परिभाषाओं के माध्यम से। विद्यार्थी परिभाषाएं याद कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में उनका प्रयोग नहीं कर पाते। शिक्षण में मुख्य कमी क्या है? स्मरण का पूर्ण अभाव? नहीं, क्योंकि विद्यार्थी परिभाषाएं याद कर ले रहे हैं। ज्ञान के अनुप्रयोग पर पर्याप्त ध्यान न देना? सही है। ज्ञान का जो अनुप्रयोग मतलब जो परिभाषाएं याद कर रहे हैं उसका अनुप्रयोग पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अत्यधिक चिंतनशील शिक्षण? नहीं। अत्यधिक विद्यार्थी सहभागिता? ये भी नहीं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के अनुप्रयोग पर पर्याप्त ध्यान ना देना। ये शिक्षण में मुख्य कमी है। सिर्फ परिभाषा याद करना पर्याप्त नहीं है। प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थी को ज्ञान को क्या करना चाहिए? वास्तविक परिस्थिति में लागू करने का अवसर भी मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? केवल विद्यार्थी को अंक देना, शिक्षण एवं अधिगम की स्थिति जानकर आवश्यक सुधार करना, केवल अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा समाप्त करना? क्या है? शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछा है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण एवं अधिगम की स्थिति को जानकर आवश्यक सुधार करना। फीडबैक शिक्षक को यह समझने में सहायता करता है कि विद्यार्थी कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ कठिनाई है। इसके आधार पर शिक्षण रणनीति और अधिगम दोनों में सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बजाय केवल नोट्स लिखने देता है। इससे शिक्षण की किस विशेषता का सबसे अधिक ह्रास होता है? अंतःक्रियात्मक, उद्देश्यपूर्णता, नियोजन, विषय वस्तु की उपलब्धता? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतःक्रियात्मकता का ह्रास होता है, क्योंकि
विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के बजाय क्या बोलता है, सिर्फ नोट्स लिखने को देता है। तो इससे अंतःक्रियात्मकता का ह्रास होता है। प्रश्न, चर्चा, प्रतिक्रिया और संवाद की अनुपस्थिति से शिक्षण की अंतःक्रियात्मकता प्रकृति कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित है? सही सुमेलित है बोला है। शिक्षण स्तर और इधर उसकी प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं। स्मरण में क्या दिया हुआ है? स्वतंत्र समस्या समाधान, गलत है। स्मरण में सिर्फ याद किया जाता है। बोध का दिया है अर्थ एवं संबंध समझना, ये क्या है? सही है। बी नंबर सही है। बोध का मतलब क्या होता है? अर्थ एवं संबंध को समझना। चिंतनशील का क्या दिया है? तथ्यों का यांत्रिक पुनः स्मरण, ये नहीं होगा। ये किसका है? स्मरण का है। ये स्मरण का फिर से दिया है आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बोध का अर्थ एवं संबंध समझना। बोध स्तर में विद्यार्थी विषय वस्तु के अर्थ, संबंध और आशय को समझता है। स्मरण क्या है? पुनः स्मरण है। बोध क्या है? समझ। और चिंतनशील विश्लेषण और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है, क्या कहता है? इस समस्या का कोई एक निर्धारित उत्तर नहीं है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अपना समाधान तैयार कीजिए और अपने तर्क का बचाव कीजिए बोल रहे हैं। यह गतिविधि मुख्यतः किस शिक्षण स्तर की विशेषता है? देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्मरण, बोध, चिंतनशील और अनुकरण दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? चिंतनशील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उसका कोई निर्धारित उत्तर नहीं है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अपना समाधान तैयार कीजिए, खुद मूल्यांकन करने बोल रहे हैं, तर्क तक पहुँचना है और फिर अपने तर्क का बचाव कीजिए बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये चिंतनशील। यहाँ विद्यार्थी को प्रमाणों का उपयोग, तर्क निर्माण, स्वतंत्र समाधान और अपने निष्कर्ष का बचाव करना है। यह क्या है? चिंतनशील स्तर के प्रमुख संकेत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन 1 है, शिक्षण केवल शिक्षक की गतिविधि नहीं है। शिक्षण केवल शिक्षक की गतिविधि नहीं है बोल रहे हैं। सही है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की गतिविधि है। कथन 2 है, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 को स्पष्ट करता है। आधुनिक शिक्षण में शिक्षक अकेला केंद्र नहीं है। शिक्षार्थियों की सहभागिता, प्रतिक्रिया और अधिगम की स्थिति शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक का मुख्य लक्ष्य है कि विद्यार्थी किसी वैज्ञानिक सिद्धांत को केवल याद ना करे, बल्कि नई परिस्थिति में उसका उपयोग करके परिणाम की भविष्यवाणी कर सके। यह उद्देश्य किस दिशा की ओर संकेत करता है? केवल स्मरण, समझ से आगे बढ़कर अनुप्रयोग एवं उच्च स्तरीय चिंतन का, या फिर केवल अनुकरण, केवल पुनरावृत्ति? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समझ से आगे बढ़कर अनुप्रयोग एवं उच्च स्तरीय चिंतन। नई परिस्थिति में सिद्धांत का उपयोग करना अनुप्रयोग है। यदि विद्यार्थी परिणाम की भविष्यवाणी और तर्क भी करता है तो उच्च स्तरीय चिंतन भी शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। स्मरण स्तर दिया है, स्मरण स्तर का क्या हो जाएगा? तथ्य का पुनः स्मरण। बोध स्तर ये है अर्थ की समझ, और चिंतनशील स्तर क्या है? समस्या समाधान। 2, 3, 1 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। स्मरण तथ्य का पुनः स्मरण, बोध अर्थ की समझ, चिंतनशील समस्या समाधान। सारे क्वेश्चन ये तीनों के इर्द गिर्द ही हैं, मतलब ये तीनों को समझना बहुत ही जरूरी है। यह तीनों स्तर का अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल डिस्ट्रक्शन है बोल रहे हैं, मतलब ये तीनों को याद रखना ही पड़ेगा इस यूनिट के लिए। इसमें
इसी तीनों को लेकर के ही सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों की गलतियों को तुरंत दंडित करने के बजाय उनसे पूछता है। क्या पूछता है? तुम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे? तुम्हारी सोच में कौन सा चरण गलत हुआ? यह व्यवहार मुख्यतः किस शिक्षण उद्देश्य को बढ़ावा देता है? ऑप्शंस हैं केवल स्मरण, मेटा कॉग्निटिव एवं चिंतनशील सोच, केवल अनुशासन, केवल तथ्य संग्रह। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मेटा कॉग्निटिव एवं चिंतनशील सोच। विद्यार्थी को अपनी सोच की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रेरित करना चिंतनशील एवं मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। एग्जाम ट्रैप देखते हैं, केवल सही उत्तर जानना और अपनी सोच की प्रक्रिया समझना अलग बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे अधिक उचित है? बोल रहे हैं। अच्छा शिक्षक वही है जो सबसे अधिक सामग्री पढ़ाए। नहीं। अच्छा शिक्षण वही है जिसमें विद्यार्थी बिना प्रश्न किए शिक्षक की बात स्वीकार कर लें। ये भी नहीं। अच्छा शिक्षण वह है जो निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सार्थक अधिगम उत्पन्न करे। ये सही है। डी में क्या दिया हुआ है? अच्छा शिक्षण वही है जिसमें केवल उच्च अंक प्राप्त हो। नहीं। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, अच्छा शिक्षण वह है जो निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सार्थक अधिगम उत्पन्न करे। प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन मीनिंगफुल लर्निंग और निर्धारित लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति से किया जाना चाहिए, ना कि केवल सामग्री की मात्रा या फिर परीक्षा में अंकों से। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षक ने पहले विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जांच की, फिर नया विषय पढ़ाया, उसके बाद वास्तविक जीवन की समस्या दी और अंत में विद्यार्थियों के उत्तर के आधार पर पुनः क्या किया? स्पष्टीकरण दिया। यह पूरा क्रम किस बात को सबसे अधिक दर्शाता है? शिक्षण एक स्थिर एवं एक तरफा प्रक्रिया है। शिक्षण एक योजनाबद्ध, अंतःक्रियात्मक एवं फीडबैक आधारित प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? शिक्षण केवल स्मरण पर आधारित है, शिक्षण केवल परीक्षा केंद्रित है बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? शिक्षण एक क्या है? योजनाबद्ध, अंतःक्रियात्मक एवं फीडबैक आधारित प्रक्रिया है। इस उदाहरण में पूर्व ज्ञान, शिक्षण, अनुप्रयोग, प्रतिक्रिया, पुनः शिक्षण दिखाई देता है। यह आधुनिक शिक्षण की गतिशील और फीडबैक आधारित प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन। कथन ए में क्या बोला गया है? शिक्षण में केवल विषय वस्तु का ज्ञान शिक्षक की प्रभावशीलता के लिए पर्याप्त नहीं है बोल रहे हैं। सही है। शिक्षण में केवल विषय वस्तु का ज्ञान ही शिक्षक के लिए प्रभावशीलता के लिए पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है इसका? शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ उसे उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करने, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया समझने और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण रणनीति बदलने की क्षमता भी चाहिए। बिल्कुल सही है इसका रीज़न। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए केवल कंटेंट नॉलेज पर्याप्त नहीं है, उसे क्या है? पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, क्लासरूम इंटरेक्शन और फीडबैक के आधार पर टीचिंग स्ट्रैटेजी बदलने की क्षमता भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक विश्वविद्यालय शिक्षक की कक्षा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? स्पष्ट अधिगम उद्देश्य, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, शिक्षक विद्यार्थी अंतःक्रिया, वास्तविक जीवन की समस्याओं का प्रयोग, विद्यार्थियों को स्वतंत्र तर्क का अवसर, फीडबैक के आधार पर शिक्षण में सुधार बोला है। अब आगे क्या बोला गया है? इन सभी विशेषताओं को एक साथ देखने पर शिक्षण की कौन सी अवधारणा सबसे उपयुक्त है? शिक्षण मुख्यतः सूचना संचारण की प्रक्रिया है। नहीं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, अंतःक्रियात्मक, लचीली एवं अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। शिक्षण केवल परीक्षा केंद्रित प्रक्रिया है या फिर शिक्षण केवल शिक्षक के ज्ञान पर निर्भर करता है? तो
इन सब विशेषताओं को देखते हुए शिक्षण की कौन सी अवधारणा सबसे उपयुक्त है? ये ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण, अंतःक्रियात्मक, लचीली एवं अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आधुनिक शिक्षण में उद्देश्य, योजना, पूर्व ज्ञान, अंतःक्रिया, अनुप्रयोग, चिंतन, फीडबैक, सुधार का चक्र चलता है। इसलिए शिक्षण को केवल ज्ञान देना मानना अधूरा दृष्टिकोण है। यह उद्देश्यपूर्ण, अंतःक्रियात्मक, लचीली और अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।